नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 7 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 8वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग अधिगम के वक्र के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और अपने साथ में एक पेपर और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अधिगम के वक्र के बारे में देख लेते हैं। अधिगम के वक्र के बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन को ही हम रेखांकित करने के लिए जो वक्र रेखा बनाते हैं उसे ही हम अधिगम का वक्र कहते हैं। ये सारी चीजें, ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आगे जब हम वक्र के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। अधिगम के वक्र कुल 4 होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम इनकी विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि जो अधिगम के वक्र होते हैं, नंबर 1 पर आपका आ जाता है सरल रेखीय वक्र, यानी कि दोस्तों इसको कभी कभी आपके निष्पादन वक्र के नाम से भी आ जाता है, कभी कभी समान उपलब्धि वक्र के नाम से भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तीनों नाम एक ही हैं, बिल्कुल आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं तो देख सकते हैं कि इसमें सीखने की जो गति होती है एक समान होती है, यानी कि जो अधिगम की मात्रा होती है, यानी कि सीखने की जो मात्रा होती है और सीखने में जो समय लगता है वो बराबर होता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम से बिल्कुल चीज़ों को देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सीखने की जो गति होती है वो एक समान होती है, यानी कि जो अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगा समय है वो बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि सीखने की गति किस में समान होती है, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि सरल रेखीय वक्र में आपका जो है वो सीखने की गति समान होती है। अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगा समय अगर बराबर हो तो उसे हम कौन सा वक्र कहेंगे, तो आपको सरल रेखीय वक्र उत्तर बिल्कुल सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों अगर नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 2 पर आपका आ जाता है उन्नतोदर वक्र, यानी कि बढ़ता हुआ वक्र। इसे ही आपको ऋणात्मक वक्र पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये आपको नकारात्मक वक्र के नाम से भी मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको केवल उन्नतोदर वक्र के बारे में बता करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 चारों नामों को इसलिए सम्मिलित किया कि अगर कोई भी नाम आपसे देकर के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। आपको ये समझना है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल उन्नतोदर वक्र के बारे में कह रही हैं। अगर इसकी हम विस्तार से चर्चा करें नकारात्मक वक्र के बारे में तो देख सकते हैं कि इसमें जो सीखने की गति शुरू में तो तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति जो है वो धीमी हो जाती है। ये चीज़ें आप बिल्कुल इस डायग्राम से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए ये डायग्राम भी दे दिया है, यानी कि दोस्तों इसमें जो सीखने की गति होती है वो शुरू में तो तेज होती है, लेकिन उच्चतम जब बिंदु पर ये पहुँच जाती है तो वहाँ पर सीखने की जो गति होती है वो बिल्कुल आपकी धीमी हो जाती है। तो उन्नतोदर वक्र और सरल वक्र आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि इसमें क्या अंतर। उसमें सीखने की जो गति होती है वो समान होती है और इसमें जो है शुरू में तो तेज होती है लेकिन बाद में वो धीमी हो जाती है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका जो है वो नतोदर वक्र आ जाता है, यानी कि इसे कभी कभी आपको जो है घटता हुआ वक्र के नाम से देखने को मिल जाएगा, कभी कभी आपको ऋणात्मक वक्र और कभी कभी आपको नकारात्मक वक्र भी ये देखने को मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ से अगर आपके क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि इसमें जो शुरू में सीखने की गति होती है वो तो धीमी होती है। उन्नतोदर वक्र में आपका जो सीखने की गति होती है शुरू में तेज होती है, लेकिन जो इसमें नतोदर वक्र में होता है ये आपका जो शुरुआत में जो सीखने की गति होती है वो धीमी होती है, लेकिन जब इसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति जो है वो तेज होना शुरू हो जाती है और उच्चतम स्तर पर पहुंचने पर ये बिल्कुल बढ़ जाती है, यानी कि तेज हो जाती है। यहाँ इससे आप इस डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल समझ सकते हैं कि नतोदर वक्र जो है वो क्या होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, यकीन मानिए आपको एग्जाम के समय में ये आपको बहुत ही मदद करने वाला है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि ये अगला जो नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इसी में जो बच्चे हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, यहीं से इसलिए आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंबर 4 पर अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि मिश्रित वक्र, यानी कि इसका कभी कभी आपको नाम देखने को मिल जाता है सर्पिलाकार वक्र, यानी कि जो ये वक्र बनाता है ये बिल्कुल सर्प के आकार का बनाता है, जिस वजह से इसे हम सर्पिलाकार वक्र भी कहते हैं। इसमें कभी अधिगम की गति जो है वो तेज होती है और कभी धीमी होती है, तो फिर कभी धीमी हो जाती है तो फिर कभी तेज हो जाती है, जिससे कि अंग्रेजी के जो आपका यस अक्षर का होता है वैसे निर्माण होता है, यानी कि इसे कभी कभी हम यस टाइप वक्र भी कहते हैं या यस टाइप कर्व भी कहते हैं। इसे आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें जो सीखने की गति होती है वो तेज और धीम होती रहती है, यानी कि जब आप कभी तेजी से सीखेंगे कभी आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। तो कभी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि अंग्रेजी अक्षर के यस जैसी वक्र कौन सी होती है, तो आपको मिश्रित वक्र उत्तर सही कर देना है। तो देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी वक्र थे उन सभी के बारे में मैंने आपको बिल्कुल विस्तार
विस्तार से बता दिया। अब उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी का बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आप चीज़ों को नोट डाउन भी करके रख लिए होंगे। बात करें दोस्तों अगले नंबर पर देख सकते हैं तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं अगर हम उनकी विस्तार से चर्चा करें तो इसे भी आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका अभिप्रेरणा हो जाता है, दूसरे नंबर पर विषय वस्तु, तीसरे नंबर पर बालक की योग्यता, चौथे नंबर पर वातावरण, पांचवें नंबर पर समाज और छठे नंबर पर परिवार और सातवें नंबर पर आपका शिक्षक का व्यवहार जो है वो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखनी है, यहीं से आपके बिल्कुल क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो ये सभी होते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखना है। इसमें से आपको 4 विकल्प देगा बिल्कुल, जिसमें से 3 आपको यहाँ से उठा के दे देगा, एक कोई अलग दे देगा और वही आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा गलत है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज की वीडियो जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो हर रोज मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।